तो स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का तीसरा चैप्टर जो कि है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या संवहन। तो दो चैप्टर हम पहले भी देख चुके हैं, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। और आज हम तीसरा नोट्स जो कि है परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन, बायो का तीसरा चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है संवहन यानी कि परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। जीवों में उपापचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थ, पोषक तत्व O2 को उनके मूल स्रोतों से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं हानिकारक पदार्थ यानी CO2 को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। हमारे शरीर में परिवहन का काम जो करता है उसे संवहन तंत्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा जो भी गैस जाता है, जो वायु जाती है, उससे ऑक्सीजन छांट करके उसके बाद पोषक तत्व को ग्रहण करके उनके गंतव्य स्थान तक, कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन करते हैं। और परिवहन का काम जो हमारे शरीर में करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवहन तंत्र यानी परिवहन तंत्र या संवहन तंत्र कहते हैं। उपापचयी क्रिया क्या होता है, हमारे शरीर में भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का टूटकर ऊर्जा परिवर्तित होना, ऊर्जा परिवर्तित होना यानी उपापचयी मेटाबॉलिक कहलाता है। हमारे शरीर में भोजन का टूटना ही क्या कहलाता है, और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होना उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक कहलाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर दिया हुआ है संवहन तंत्र के मुख्य अवयव क्या है, हृदय, रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं में धमनी और शिरा जो है वो रक्त नलिकाएं, क्योंकि इसी से रक्त का आदान प्रदान होता है। और वहन माध्यम, वहन माध्यम क्या है, रक्त और लसिका। रक्त में हीमोग्लोबिन रहता है जो हमारे ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो वहन करता है वो कौन करता है, रक्त करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हार्ट यानी कि हृदय। क्या होता है हृदय, मानव शरीर एक पंप की तरह, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रक्त का परिवहन करता है। हृदय पेशियों का बना होता है। यह पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुआकार होता है। यह वक्ष गुहा में हल्की बाईं की ओर होता है। तो मानव हृदय जो है क्या करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो मानव हृदय जो है पंप की तरह कार्य करता है और शरीर में रक्त का परिवहन करता है, परिसंचरण करता है। और मानव हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम लगभग होता है, और यह शंकुआकार होता है, जो वक्ष गुहा के हल्की बाईं ओर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हृदय बाईं ओर होता है, जबकि बाईं ओर ना होकर के उसके वक्ष गुहा के बीच में रहता है, लेकिन हल्का बाईं ओर झुका हुआ रहता है। मानव हृदय में जो झिल्ली होती है वो पेरिकार्डियम नामक झिल्ली होती है। हृदय के भाग क्या है, मनुष्य के हृदय यानी हार्ट के 4 भागों में बांटा है, जिसे हम लोग हृदय कोष्ठ या हार्ट चैम्बर भी कहते हैं। मानव हृदय के 4 भाग होते हैं, हृदय कोष्ठ, हार्ट चैम्बर। क्या होता है, हृदय के अंदर पाई जाने वाली गुहा यानी कि खाली स्थान को चैम्बर कहते हैं। मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है, मानव हृदय 4 चैम्बर वाला है। देखिए ये हार्ट का फिगर है, इसमें देख सकते हैं हम लोग, ये महाधमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिरा है, बायां अलिंद, तो बायां अलिंद, बायां नीला है, और ये दायां नीला है, ये दायां अलिंद है। विभाजन, ये विभाजन मतलब 2 भागों में, एक भाग इधर हो गया, एक भाग इधर हो गया। उसके बाद शरीर से निकले भाग से महाशिरा निकलता है, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा निकलता है। और ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग जल्द से जानते हैं। ये महाधमनी है जो शरीर में क्या करता है, कि रक्त को पंप करने का कार्य करता है। महाधमनी के द्वारा ही हमारे ब्लड में हमारे शरीर में ब्लड पंप किया जाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है। इसमें 4 चैम्बर है, कौन कौन, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। ये 4 चैम्बर है हमारे हृदय में। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्टरीज यानी कि आर्टियम अलिंद। अलिंद क्या होता है, आर्टियम क्या होता है, यह हृदय का ऊपरी भाग होता है। शरीर में रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। यह 2 प्रकार का होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, राइट आर्टियम और लेफ्ट एट्रियम। तो दायां अलिंद, राइट एट्रियम क्या होता है, हृदय के दाएं भाग के ऊपरी कोष्ठ को दायां अलिंद कहा जाता है। हृदय के दाएं भाग के ऊपरी कोष्ठ को हम क्या कहते हैं, दायां अलिंद कहते हैं। इस भाग में पूरे शरीर से विऑक्सीजनित रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ब्लड प्लस
CO2 महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। तो दायां अलिंद में क्या होता है, महाशिरा के द्वारा जो है वो रक्त को लाया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ क्या बनल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वी ऑक्सीजन का मतलब हुआ ऑक्सीजन विहीन, बिना ऑक्सीजन का नहीं होगा तो रक्त किस चीज का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हम लोग अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ब्लड प्लस CO2 महाशिरा से कहाँ आता है, दायां अलिंद में आता है। तो अब देखते हैं बायां अलिंद, लेफ्ट आर्टियम क्या होता है। लेफ्ट आर्टियम जो होता है यह मानव हृदय के बाएं भाग में ऊपरी कोष्ठ को बायां अलिंद कहा जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजनित रक्त, फेफड़े से ऑक्सीजनित रक्त जो होता है वो कहाँ आता है, ब्लड प्लस ऑक्सीजन हृदय के बायां अलिंद में आता है। हृदय के बायां अलिंद में जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है, और वो कहाँ से आता है, फेफड़ा से। फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त जिसमें ब्लड और ऑक्सीजन दोनों होगा वो बायां अलिंद में आता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है निलय, वेंट्रिकल। यह हृदय का निचला भाग होता है, यह रक्त को पंप करता है जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। यह दो प्रकार का होता है, दायां निलय और बायां निलय, दायां निलय और बायां निलय। इसको देख लेते हैं। तो पहला है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठ को दायां निलय कहा जाता है, जहां अलिंद से वी ऑक्सीजनित रक्त मतलब ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वी ऑक्सीजन मतलब क्या हुआ, वी ऑक्सीजनित का मतलब हो गया कि बिना ऑक्सीजन का, बिना ऑक्सीजन का होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दायां अलिंद से दायां निलय में गिरता है, दाएं निलय से वी ऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजनकृत यानी ब्लड प्लस O2 करने के लिए फेफड़ा में भेजा जाता है। दायां निलय जो है वो क्या करता है, पंप करके ब्लड को फेफड़ा में भेज देता है, मतलब वी ऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त बनने के लिए ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा और ऑक्सीजन फिर से ग्रहण करेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहता है रक्त में, मतलब ब्लड प्लस CO2 को दायां अलिंद जो है हृदय में भेजता है, सॉरी फेफड़ा में भेजता है हृदय, और फेफड़ा में फिर ब्लड प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है, इसी के लिए भेज देता है। बायां निलय क्या काम करता है तो उसको देख लेते हैं। बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा इसको, लेफ्ट होगा यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठ बायां निलय कहलाता है। बायां अलिंद से ऑक्सीजनित रक्त जो होता है ब्लड प्लस CO2 बायां निलय में आता है, तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा ऑक्सीजन जनकृत, यहाँ पे आप लोग ऑक्सीजनित सही रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजनित लिख लीजिएगा। ऑक्सीजनित रुधिर पूरे शरीर के विभिन्न भागों तक भेज दिया जाता है। अब बायां निलय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और जो ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त है बाएं हृदय में बायां भाग निचला कोष्ठ बायां निलय में रहता है। बायां अलिंद से ऑक्सीजनित रक्त यानी ऑक्सीजनकृत रक्त, यहाँ पे O2 होगा, यहाँ पे जो है आप लोग सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ब्लड ब्लड प्लस O2, ब्लड प्लस O2, यहाँ पे यानी CO2 ना होकर के यहाँ पे O2 होगा, आप लोग सही कर दीजिएगा। तो हृदय में जब रक्त आता है, ठीक है, जो दायां निलय में तो अशुद्ध रक्त आता है, बायां निलय में जो शुद्ध रक्त, बायां अलिंद से बायां निलय में जो रक्त आता है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त है, मतलब ब्लड प्लस O2 मिला हुआ जो रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त, उसे पंप किया जाता है। और पंप के दौरान जब ब्लड को पंप किया जाता है तो ये ब्लड और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है, वह पूरे शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा, बायां निलय के द्वारा। बायां निलय का मुख्य काम क्या हो गया, जब बायां निलय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है तो ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में पहुंचता है। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा पहुंचेगा, इसके द्वारा महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देख लेते हैं हृदय के अंदर रक्त का मार्ग। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग क्या होता है, नहीं होता है, उसको समझ लेते हैं। शरीर में भी ऑक्सीजनित रक्त यानी कि ब्लड प्लस CO2 जिसमें ऑक्सीजन नहीं, भी ऑक्सीजन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश करता है। दायां अलिंद से इस भी ऑक्सीजनित रक्त को दायां निलय में छोड़ देता है।
दायां निलय इस विऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है, फेफड़ा में छोड़ देता है, भेजता है या छोड़ देता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर ऑक्सीजन यानी ब्लड प्लस ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजनकृत हो जाता है, ऑक्सीजन युक्त हो जाता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा, सही कर लीजिए, ऑक्सीजनित युक्त। ऑक्सीजन युक्त का मतलब ये हो गया कि ब्लड प्लस ऑक्सीजन मिल जाता है फेफड़ा में। यह ऑक्सी ऑक्सीजनित या ऑक्सीजनकृत रक्त फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद से इस ऑक्सीजनकृत रक्त को बायां निलय में छोड़ दिया जाता है और बायां निलय सबसे चौड़ा चैम्बर है। यह शुद्ध रक्त को महाशिरा के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। तो देखिए, जैसे हृदय के ये 4 चैम्बर हो गया, तो इस चारों चैम्बर में जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ये जो पहला चैम्बर होता है ये हो गया दायां, सॉरी ये हो गया बायां और ये हो गया दायां, ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। देखिए, हृदय को हम लोग जो दायां बायां करते हैं वो दूसरे टाइप से करते हैं। यहाँ पे आप घर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको समझा देता हूँ मैं, देख लीजिए। ये हमारा हृदय है और ये साइड है मेरा बायां। मतलब हम लोग जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से हम लोग क्या करते हैं, सॉरी राइट साइड से, मतलब हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड इसको मानते हैं और राइट साइड इसको मानते हैं। लेकिन हृदय जो है हमारे सम्मुख होता है, इसलिए ये उल्टा हो जाता है। ये हमारा बायां हो जाता है, ये हमारा दायां हो जाता है, जैसा कि इस फिगर में आप लोग को दिख रहा होगा। तो हृदय जो है सबसे पहले शुद्ध रक्त, सबसे पहले हम अशुद्ध रक्त का बात, शुद्ध रक्त का बात करते हैं। तो फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहले बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से यहाँ पे देखिए निलय में आया और निलय से ये देखिए ये पंप कर दिया और महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, फुफ्फुस शिरा से रक्त पहले कहाँ आता है, फुफ्फुस शिरा से होता हुआ शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां अलिंद में आता है। बायां अलिंद से बायां निलय में गया, फिर यहाँ देखिए तीर लगा हुआ, ये ऊपर की ओर चढ़ गया और ये नस से होता हुआ, मतलब महाधमनी से होता हुआ पूरे शरीर में फैल जाएगा। और पूरे शरीर में घूमने के बाद कोशिका में ऑक्सीजन देने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड उठाने के बाद ये हो जाएगा अशुद्ध। अब अशुद्ध रक्त जो है ये महाशिरा के द्वारा, ये जो महाशिरा है इसी महाशिरा के द्वारा, ये नीचे से भी है ऊपर से भी जुड़ा हुआ, महाशिरा के द्वारा इस दायां अलिंद में आएगा। ये है दायां अलिंद, दायां अलिंद में आएगा। दायां अलिंद से देखिए ये दायां निलय में पहुंचा और दायां निलय से पुनः ये ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और ये फुफ्फुस धमनी द्वारा, ये फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त किसमें पहुंच जाएगा, फेफड़ा में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से चढ़ने के बाद ये फुफ्फुस धमनी द्वारा पुनः ये फेफड़ा में पहुंच जाएगा, किस चीज के लिए, शुद्ध होने के लिए। आई होप कि ये समझ में आया होगा। यही चीज भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है, हृदय के रक्तमार्ग अभी हम बता चुके हैं, आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नोट। नोट में क्या सब है, दाहिना अलिंद तथा दाहिना निलय के मध्य त्रिवलनीय कपाट होता है। ट्रीकॉपिड वेल्व होता है, ट्रीकॉपिड वेल्व होता है जो त्रिदलीय कपाट या त्रिवलनीय कपाट कहलाता है। तो ट्रीकॉस्पिड में क्या होता है, ये दीवार होती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य, दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य जो दीवार होता है उसे हम लोग त्रिवलनीय कपाट कहते हैं। आगे है बायां अलिंद तथा बायां निलय के मध्य जो होता है उसे द्विवलनीय कपाट या द्विवलनीय कपाट कहते हैं, बायकॉस्पिड वेल्व कहते हैं, बायकॉस्पिड वेल्व कहते हैं। ये पाया जाता है जो बायां अलिंद और बायां निलय के मध्य होता है और दायां अलिंद और दायां निलय के मध्य जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं त्रिदलीय कपाट। चलिए ठीक, हम कलर चेंज कर लिए हैं। तो दायां अलिंद और दाहिना निलय के मध्य जो होता है उसे हम लोग त्रिवलनीय कपाट कहते हैं। बायां अलिंद और बायां निलय के बीच जो होता है उसे द्विवलनीय कपाट कहते हैं। नसें जाम हो जाती है जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाती है। हार्ट अटैक कैसे आ जाता है, तो नसें जाम हो जाती है। जब नस जाम हो जाएगा तो ब्लड बढ़िया से पंप नहीं हो पाएगा, ब्लड जब पंप नहीं हो पाएगा तो हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब हार्ट फेल हो जाता है। अब मशीन जब चल रहा है और उसको
पाइप को एकाएक मूंद दीजिएगा, चाप दीजिएगा, थकथका के बैठिए नहीं जाएगा मशीन, बस वही समझ लीजिए ये हमारा पंप है, पंप कर रहा है। अब पाइप को चाप दीजिएगा, ब्लड जेबे नहीं करेगा तो मशीन धकधका के बैठ जाएगा। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को मापने के लिए। आला के माध्यम से डॉक्टर लवडब की आवाज सुनता है। लवडब का मतलब जो हमारे धड़कन होती है, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, उसका जो आवाज होता है वो किसके किसके द्वारा? तो आला के द्वारा सुनता है। जो कान में ईयरफोन टाइप से लगाने वाला होता है डॉक्टर के पास, वो आला होता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, जबकि क्षुण अवस्था में यह 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। क्षुण अवस्था जब हम लोग डर जाते हैं या अधिक दौड़ लेते हैं, उस अवस्था में हमारा हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब दौड़ के आती है तो एकदम देखिएगा पूरा हाफते रहिएगा एकदम आप लोग। डर हो जाता है तो भी हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, पूरा एकदम ठक ठक करने लगता है। आगे है, एक बार हृदय की धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है, अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने में हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। 5.5 लीटर मतलब मनुष्य के शरीर में लगभग 5.5 लीटर तक ब्लड होता है, और 5.5 लीटर ब्लड को पंप करने में हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है, और एक धड़कन में केवल 70 ml ही ब्लड अंदर जाता है। हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में 115 से 125 तक होती है। मतलब हमारी नाड़ियां जो धड़कती है वो, उसकी जो धड़कन होती है 115 से 125 तक होती है या हो सकती है। हमारी नाड़ियों की धड़कन इतनी होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऑब्जेक्टिव व्यू से मोस्ट व्यू है, इसे आप लोग रख लीजिएगा। चलिए आगे है रक्त। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसेल्स। वेसेल्स ये क्या होता है? रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों को रक्त नलिकाएं यानी रक्त वाहिनियां कहते हैं। यह काम धमनी, शिरा तथा केशिका करते हैं। क्या होता है धमनी, आर्टरी? वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाती है, धमनी कहलाती है। शरीर के विभिन्न भागों तक जब रक्त को ले जाती है, जो ले जाती है उसे हम लोग धमनी कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों से जब शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को जब हृदय में जो लाती है उसे हम लोग शिरा कहते हैं। अपवाद में होता है फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा, जो कि उल्टा काम करते हैं। केशिकाएं क्या होती है? वे रक्त नलिकाएं जो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती है। यह एक पतली नस होती है। इसमें ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका के बाद रक्त कोशिका में प्रवेश करता है। केशिका को आंखों में स्पष्ट दिखाई दे सकता है। अब ये आप लोगों को समझा दूं कि जो शरीर की सबसे मोटी वाली जो नली होती है रक्त को ले जाने के लिए, उसे हम लोग धमनी कहते हैं। उससे पतली वाली को हम लोग शिरा कहते हैं। जो बहुत ही पतली होती है उसे हम लोग केशिका कहते हैं। और केशिका के बाद डायरेक्ट जो होता है वो कोशिका में पहुंचता है रक्त, और कोशिका से फिर आता है केशिका, फिर छोटी धमनी। देखिए इस फिगर के द्वारा हम आप लोगों को अच्छे से समझ, यहाँ आप लोग इस फिगर के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा लंग्स है यानी कि फेफड़ा। फेफड़ा में क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन मिलता है, पुनः कार्बन डाइऑक्साइड रक्त क्या करता है? देता है, फिर ऑक्सीजन ढोता है, मतलब लाने ले जाने का काम। रक्त में फिल्ट्रेशन यहीं पे होता है, ठीक है। रक्त में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो फेफड़ा में होता है। फेफड़ा में यहाँ पे देखिए, फेफड़ा में ब्लड क्या किया? ऑक्सीजन को लिया, यानी ब्लड प्लस ऑक्सीजन फुफ्फुस शिरा से होता हुआ। देखिए शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो काम करता है वो ब्लड कौन करता है? धमनी करता है, ठीक। और लाने का काम कौन करता है? शिरा करता है। यहाँ पे देखिए फुफ्फुस शिरा जो है वो हृदय मतलब फेफड़ा से ब्लड को किसने लाया है? हृदय में लाया, ठीक। हृदय में लाया फुफ्फुस शिरा द्वारा ब्लड प्लस ऑक्सीजन। अब ये लाने के बाद ब्लड को पंप करता है, एकदम जोरदार झटका देता है, जोरदार पंप करता है। और वो पंप करने के बाद महाधमनी में जाता है। महाधमनी जो है धमनी में बढ़ जाती है, बहुत सारी धमनी में, फिर छोटी धमनी में पहुंचती है। छोटा छोटा पाइप समझ लीजिए, ब्लड प्लस ऑक्सीजन मिला हुआ रखता है, और ये कहाँ पहुंच जाती है? उसके बाद केशिका में पहुंच जाती है, और केशिका से फिर कोशिका में, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, जिसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। पुनः वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है ब्लड, और फिर केशिका में आती है, और केशिका से होता हुआ फिर छोटी शिरा, फिर शिरा। यहाँ पे देखिए ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें मिला हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उठाया है?
केशिका यानी कोशिका से, केशिका में ब्लड का जो है वो लास्ट पॉइंट होता है देने का, जो सेल में जाता है यानी कोशिका में जाता है, कोशिका में ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को धो लेता है, फिर कैपिलरी यानी केशिका में आती है, केशिका से फिर छोटी धमनी और छोटी शिरा, छोटी शिरा से फिर शिरा, शिरा से महाशिरा, फिर महाशिरा से हृदय में आएगी, हृदय से फिर फुफ्फुस, धमनी द्वारा ब्लड कहाँ पहुंच जाएगी, फेफड़ा में फिर से पहुंच जाएगी, फिर वही प्रक्रिया, मतलब ये प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, प्रक्रिया चलते रहता है। आई होप कि ये प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। देखिए, फेफड़ा से जो ब्लड आती है वो किस में आएगी, अभी देखिए यहाँ शुद्ध रक्त आया है तो ये बायां अलिंद में आएगी, फिर पंप होगा और बायां निलय होता हुआ पूरे शरीर में पहुंचेगा, पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचेगा, फिर आते हुए रक्त दायां अलिंद में आएगा और दायां निलय द्वारा पंप करके फिर से फेफड़ा में भेज दिया जाएगा। आई होप कि ये प्रक्रिया आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो माइंड में दिखाया जाता है। आगे हम लोग समझ लेते हैं धमनी और शिरा में अंतर। क्या होता है धमनी और शिरा में अंतर, ये आर्टरी धमनी है और ये वेनस यानी शिरा है। हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं, और शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने वाली नलिका को हम लोग शिरा कहते हैं। जो हृदय को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है उसको धमनी कहते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को लाता है हृदय में तो हम लोग शिरा कहते हैं। यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त का स्पीड अधिक होता है, रक्त का स्पीड धमनी में बहुत अधिक होता है और ये शरीर के गहराई में पाया जाता है। यह शरीर में कम गहराई में पाया जाता है, इसमें रक्त कम स्पीड में रहता है। चलिए आगे देखते हैं, जो हम लोग को ऊपर से हाथ में दिखाई देता है ना वो धमनी नहीं है बल्कि वो शिरा है, ये कम गहराई में पाया जाता है। अगला है, इसका रंग लाल होता है, इसका रंग हल्का नीला होता है। ठीक है, जो धमनी होती है उसका रंग लाल होता है और शिरा का जो रंग होता है वो हल्का नीला होता है। आगे क्या है, आगे देख लेते हैं। इसमें रक्त दाब ऊंचा होता है, इसलिए इसमें दीवारें मोटी होती है, मतलब जो धमनी होती है वो अधिक मोटी होती है। इसमें रक्त दाब कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ब्लड प्लस ऑक्सीजन प्रवाह होता है। सामान्यतः शिराओं में CO2 प्रवाह होता है, लेकिन अपवाद में फुफ्फुस धमनी है जो शुद्ध रक्त का अशुद्ध रक्त का क्या कर देती है, फुफ्फुस धमनी भेज देती है फेफड़ा में, और ये अपवाद में है फुफ्फुस शिरा। शुद्ध रक्त का जो है वो पूरे शरीर में जो प्रवाह होता है वो धमनी के द्वारा होता है और अशुद्ध रक्त का शिरा के द्वारा। लेकिन फुफ्फुस धमनी जो रक्त को जो ले जाती है वो तो अशुद्ध रहता है, लेकिन वो धमनी में प्रवाहित हो रही है, मतलब फुफ्फुस धमनी में प्रवाहित हो रही है लेकिन वो अशुद्ध रक्त है या अपवाद में। और फुफ्फुस शिरा जो रक्त को फेफड़ा से हृदय तक लाता है उसमें शुद्ध रहता है, जबकि शिरा का तो अशुद्ध रक्त का धोना काम है, लेकिन यहाँ पे शुद्ध रक्त है, मतलब अपवाद में ये दोनों है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा। चलिए अब देख लेते हैं वहन माध्यम। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स क्या होता है। रक्त एक शारीरिक तरल द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित संयोजी ऊतक है। यह प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह रक्त क्षारीय होता है। अब देखिए रक्त का पीएच मान पूछेगा तो कितना बोल दीजिएगा, 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, और रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। आपको पता होगा कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 है, मतलब 7 से अधिक है, इसलिए रक्त क्या है, क्षारीय है। आगे है रक्त के कार्य। रक्त के क्या सब कार्य है, तो रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त में हार्मोन CO2 तथा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त के माध्यम से ही हार्मोन CO2 और O2 का परिवहन होता है, मतलब एक जगह दूसरी जगह तक जाता है। आगे है रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। मलेरिया बुखार में स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। क्या, स्प्लीन जो होता है तो प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान क्या होता है, गिर जाता है। किसमें, मलेरिया नामक बुखार में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे है रक्त यानी कि ब्लड के कितने पार्ट होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं।
रक्त में देखिए प्लाज्मा जो है वो 60% होता है, रक्त का 60% जो है प्लाज्मा होता है, और 40% में क्रॉप सेल्स होता है जो कि रक्त कण होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। आरबीसी रेड ब्लड क्रॉप सेल्स, व्हाइट ब्लड क्रॉप सेल्स और प्लेटलेट जो रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, ये हमारे रोगों से लड़ने का काम करता है, और ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और ये 60% प्लाज्मा होता है जो रक्त को तरल बना के रखता है, ताकि शरीर में रक्त एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से पहुंच सके। आगे है रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसका भाग 90% भाग जल होता है। मतलब जो हमारे ब्लड में 60% होता है प्लाज्मा, उसका जो 90% भाग है ना प्लाज्मा का, वो जल ही होता है। और 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में यानी कि जमने में मदद करते हैं। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेता है तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारी की जांच सेरम से की जाती है। जो हमारे शरीर में जो बीमारी होती है वो सेरम के माध्यम से किया जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि प्रोटीन मतलब दो तरह के प्रोटीन होते हैं, जो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। उसके बाद है रक्त कण क्रॉप सेल्स। यह रक्त का कणिकीय भाग होता है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी जिसको बिम्बाणु भी कहते हैं। आगे क्या है, तो आगे है लाल रक्त केशिका, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड क्रॉप सेल। इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है रेड ब्लड सेल। तो लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रक्त कण का प्रमुख भाग कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी होती है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है लाल रक्त कण जो है ये, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और ये रक्त कण का प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी होती है। आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में जो है केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 120 दिन का। इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन्स मेरो में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो हड्डियों के बीच में स्पंज के समान संरचना होती है, जिसको हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे हम लोग जानेंगे। तो अस्थि मज्जा, आई होप कि आप लोग अस्थि मज्जा के बारे में समझते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी क्या है? प्लीहा मतलब स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट होता है। आरबीसी जो है वो प्लीहा यानी स्प्लीन तथा रक्त में जाकर नष्ट होता है, यकृत में। तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। तो कहा जाएगा कि रक्त का कब्रिस्तान या आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही जाकर के आरबीसी नष्ट होता है, ब्लड नष्ट होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य O2 तथा CO2 का परिवहन करना है। रक्त में सबसे प्रमुख जो भाग होता है वो आरबीसी ही होता है, इसीलिए हम लोग आरबीसी को अधिक प्राथमिकता दी गई है रक्त में। ठीक है, तो O2 और CO2 का वहन कौन करता है? आरबीसी ही करता है, और यह गोल आकार का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन यानी एचबी के ही कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? आयरन रहता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखाई पड़ता है। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। एनीमिया रोग जो है हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है श्वेत रक्त कण WBC। आगे है श्वेत रक्त कण WBC यानी व्हाइट ब्लड क्रॉप सेल्स। ये क्या होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। उसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्रक होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसके कारण यह सफेद दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति कारण यह सफेद दिखाई देता है। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में
होता है। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल मात्र मात्र 4 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी में संक्रमण यानी बीमारी से बचाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारे रोगों से लड़ने का काम करता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। तो शरीर का सिपाही कौन होता है? तो डब्ल्यूबीसी। ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेता है। एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर में जो रक्षक होता है, जो प्रतिरक्षा करता है किसी हमारे रोगों से, वो प्लेटलेट सॉरी ये करता है, श्वेत रक्त कण करता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी करता है। आगे प्लेटलेट्स बिम्बाणु, ये क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बिम्बाणु प्लेटलेट्स बिम्बाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है, इसका जीवन काल 10 दिन का होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है। यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। रक्त या बिम्बाणु सॉरी प्लेटलेट्स या बिम्बाणु जो है हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और इसकी संख्या डेंगू बीमारी में कम हो जाती है। इसकी संख्या अधिक हो जाएगी तो भी दिक्कत है, कम हो जाएगी तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि रक्त का थक्का बनेगा नहीं। इसलिए छोटा सा अगर कील भोंका गया या कटकोट लग गया तो रक्त क्या हो जाएगा? बहते रहेगा और हमारे शरीर में दम रुकेगा नहीं। जिस किसी को प्लेटलेट्स कम होता है उसका ऑपरेशन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? पहले प्लेटलेट्स बढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स यदि कम होगा तो यदि चीर फाड़ करेगा तो उससे क्या होगा कि रक्त अंधाधुंध बहेगा और रक्त रुक नहीं पाएगा और आदमी की मौत भी हो सकती है। इसीलिए प्लेटलेट्स की जांच कराना अनिवार्य है ऑपरेशन से पहले। आगे है लसिका लाइम्स। लाइम्स क्या होता है? जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव्य भाग यानी रक्त रस कुछ भौतिक, रासायनिक तथा शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। बाहर निकलता हुआ यही रक्त लसिका लसिका कहलाता है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाता है, शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। यह घाव भरने का कार्य करता है। लसिका जो हमारे शरीर में घाव भरने का भी काम करता है। ठीक है, और रक्त केशिका मतलब सॉरी शरीर में जो केशिकाएं होती है जो बहुत ही पतली होती है, उस समय जो है कुछ भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा शरीर की प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवार में ये छन कर बाहर जाता है। मतलब केशिकाओं से पतली दीवार से ये छन करके बाहर जाता है और बाहर निकलता हुआ यही रक्त लसिका कहलाता है। जो छनकर बाहर जाता है और बाहर निकलता हुआ जो रक्त होता है ये क्या कहलाता है? लसिका कहलाता है। लसिका शरीर को संक्रमण से भी बचाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं हम लोग रक्तदाब ब्लड। लोग आगे देखते हैं। आगे है रक्तदाब ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दबाव यानी कि जो दाब लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब दो प्रकार का होता है, प्रसंकुचन दाब और अनुशीतलन दाब। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। धमनी के अंदर रक्त का दाब जब निलय संकुचित मतलब सिकुड़ता है तो उसे हम लोग प्रसंकुचन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? निलय अनुशीतलन, जब फैलता है तो दाब के दौरान जो धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम लोग अनुशीतलन दाब कहते हैं। आई होप कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पहले हम ये आपको फिर समझा देते हैं कि प्रसंकुचन दाब का मतलब जब हृदय सिकुड़ता है ना, उसके कारण जो धमनी में दाब लगता है, जो धमनी में बहता हुआ रक्त पर जो दाब लगता है उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मतलब जब रक्त जाता है, सिकुड़ेगा, प्रेशर लगेगा तो रक्त जाएगा शरीर के मतलब शरीर के विभिन्न भागों में हृदय से, उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हृदय जब फैलता है तो धमनी में जो ब्लड प्रेशर रहता है उस पर जो दाब लगता है, मतलब जब शरीर से रक्तदाब अंदर जो आता है उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये बीपी कहलाता है। मतलब बीपी क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। और बीपी का जो मान होता है, सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm होता है, यानी कि मिलीमीटर, और ये 80 होता है। 80 मतलब ये हाई प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हाई प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर लो प्रेशर। एक समान मनुष्य का रक्तचाप यानी कि बीपी जो होता है वो 120/80 होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये होता है 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। मतलब 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से नीचे आता है।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं रक्तचाप को मापने वाला यंत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों को समझ में आया होगा कि बीपी का जो होता है वो 120/80 होता है, इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। और रक्त मापने वाला यंत्र जो होता है क्या होता है? एस्फेगमोमेनोमीटर। ठीक है। और आगे है पादप में वहन। अभी हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ लिए, तो पादप यानी पेड़ पौधा के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है जाइलम। पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करता है। और फ्लोएम क्या है? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादकों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है, मतलब पहुंचाता है। तो जाइलम जल एवं खनिज लवण का वहन करता है, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। फ्लोएम जो है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, जो पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक होता है। ठीक है, बने हुए भोज्य पदार्थों का। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि किसमें नीचे से ऊपर की ओर परिवहन होता है। तो जाइलम जो है, जाइलम में सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर परिवहन होता है। लेकिन फ्लोएम जो होता है, जो भोज्य पदार्थ बनता है, वो सभी सामने होता है। नीचे भी होता है, दाएं भी बाएं भी, हर तरफ होता है। आई होप कि ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी होता है, ये आप लोग रख लीजिएगा, हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, आई होप कि इतना चीज आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आगे हमारा है एक्सक्रेशन, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो अभी देखिए, उत्सर्जन एक्सक्रेशन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं के में जनित मतलब हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। मतलब एक कोशिकीय में तो एक ही कोशिका होता है और ये आसानी से विसर्जित करता है, लेकिन ह्यूमन में होता है, इसका प्रॉपर एक सिस्टम होता है। मानव में उत्सर्जन एक्सक्रेशन इन ह्यूमन, उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थ यानी खराब पदार्थ, जो अनपचा पदार्थ रहता है, को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही उत्सर्जन कहते हैं। वैसे अंग जो खराब पदार्थ को बाहर शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, तो जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है, जो अंग निकालता है, उसे हम लोग उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है? फेफड़ा। फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों को उत्सर्जित करता है। बड़ी आंत अपच भोज यानी मल का उत्सर्जन करता है। यकृत अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को, यानी कि यूरिया, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ हो गया, यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसे उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा क्या करती है? त्वचा पसीना का यानी कि सीबम पदार्थ का उत्सर्जन करता है। तो हमारा फेफड़ा हो गया, बढ़िया तो हो गया, यकृत हो गया, त्वचा हो गया, ये सभी उत्सर्जी अंग है। यकृत भी क्या है? सॉरी, वृक्क भी क्या है? ये एक तरह का हम लोग किडनी कहते हैं, किडनी भी उत्सर्जी अंग है। ये क्या क्या करता है, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है, मतलब सीम के बीज के समान। प्रत्येक वृक्क का भाग लगभग 140 ग्राम होता है और वृक्क में पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहित है। मतलब वृक्क जो है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से बंद होती है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब वृक्क की कोशिका को हम लोग आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे क्या है? यह रक्त का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सीम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भाग लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद होता है। मतलब पेरिटोनियम नामक झिल्ली में ये क्या रहता है? बंद रहता है। और वृक्क की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब जो हमारे मस्तिष्क की इकाई होती है उसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, वृक्क की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ को निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो खतरनाक पदार्थ है। मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ तब तक एकत्र होता है जब तक कि मूत्र मार्ग द्वारा मूत्र बाहर नहीं निकाल दिया जाता है। मतलब मूत्राशय में आकर के ये स्टोर रहता है और मूत्र मार्ग द्वारा फिर बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क में रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इस फिगर के द्वारा देखिए, वृक्क है, ये मूत्र वाहिनी है और ये मूत्राशय है, यहाँ स्टोर रहता है और ये मूत्र मार्ग द्वारा क्या हो जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।